जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2024-25 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिहार पुलिस के नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिए। ये आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ ये क्लास मिल जाएगा, तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो साथियों, कल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है और इसका जो पीडीएफ है एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ किस प्रकार मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगा। जो क्लास में कराया जाता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चल जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। क्या सर्च करना है आपको, सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, यानी कि जो हमारा चैनल का नाम है उसी नाम से क्या है एप्लीकेशन है, सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। सर्च करने के बाद आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से बिहार पुलिस के लिए कोर्स दिखाई देगा। तो आपको इस कोर्स को ओपन करना है और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ एंड वीडियो मिलेगा जो यूट्यूब पर क्लास होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी आपको मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। साइंस थ्योरी जीके मिल जाएगा, साइंस क्लास आगे आपका होने वाला है तो ये भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो क्लास आपका रेगुलर होता है इस वाले में आपको ओपन करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 आपको मिल जाएगा और पीडीएफ आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द है ये प्रभावित था किससे, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। यहाँ पर बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। आप लोग भी साथ में लिखते चलिए, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आप लोग कॉपी लेके बैठिए और लिखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, किसके समय में, तो याद रखिएगा डफरिन के समय में। किसके समय में, तो डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये 1885 में हुआ था। कहाँ पर, तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा पूछा जाता है WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, यानी इसमें कितने प्रतिनिधि थे, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को आप लोग ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। तो स्थानीय स्वशासन की बात करें, अच्छा अगर आपसे पूछे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। आप लोग लिख लीजिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। और स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या किसका एक प्रयोग है, तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। किसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन जो है ये पंचायती राज में देखने को मिलता है। और पंचायती राज की बात करें तो आर्टिकल 243
ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में ऐड किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं प्रश्न के साथ। हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, और हो सके तो साइड में कॉपी लेके बैठिए। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और जौन सा क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 3 है तो क्वेश्चन 3 इस प्रकार से लिख लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे आपको यहाँ पर इस तरह से लिखते चलना है, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन और आंसर तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1900 कब से कब तक चला था? 1956 से लेकर 1961 तक में चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीसी महालनोबिस की बात करें तो इसकी जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जून को। पहली पंचवर्षीय योजना ये किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए साथियों, आरबीआई की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कल भी हमने आपको बताया था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। तो 5 क्या है? तो क्वेश्चन 5 है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? चलिए बताइए, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने किया था। किसने किया था? एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। किस प्रकार के बाजार में? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार में, यानी कि मोनोपोली में। मोनोपोली बाजार में क्या होता है? उस बाजार पर एक एकाधिकार होता है किसी कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ फर्म का मतलब होता है कंपनी। तो एकाधिकार में क्या होता है? जो नया कंपनी होता है उसको बाजार में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। और एकाधिकार में क्या क्या होता है? तो इसमें एक ही विक्रेता होता है और खरीदने वाला अनेक होता है, ठीक है। खरीदने वाला अनेक होता है लेकिन विक्रेता एक ही होता है, जिसके कारण जो वो रेट फिक्स करता है वही आपको लेना पड़ता है। तो मोनोपॉलिसी यानी कि मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। इसमें नई कंपनी को बाजार में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सी है? चलिए बताइए 7 के लिए। एक एक क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो संसार की जो सर्वोत्तम दूधिया नस्लें हैं ये आपका हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या हो जाएगा? होल्स्टीन फ्रीजियन। अच्छा, दूध की बात करें, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा केसिन के कारण दूध सफ़ेद होता है, ठीक है। और दूध जो हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध हल्का पीला होता है, और केसिन के कारण दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना, इसका नेतृत्व किसने किया था?
इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, आपको याद होगा 22 मार्च 1912। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912 को, जिसमें उड़ीसा, झारखंड ये सभी सम्मिलित था। फिर 1936 में क्या होता है, तो बिहार से उड़ीसा अलग होता है। ठीक है, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, बिहार से फिर झारखंड अलग हो जाता है। ठीक है, झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। तो सबसे पहले बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों तुलबुल परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पर है। किस नदी पर, झेलम नदी पर। एक पूछा जाता है पोंग बांध ये किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर है पोंग बांध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैटूर बांध पूछे किस नदी पर है, मैटूर बांध, तो याद रखिएगा मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध स्थित है। चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए 1944 में क्या होता है, तो 1944 में होता है एक सम्मेलन का नाम क्या है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये कब होता है, 1944 में। और इसी के तहत WB वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना होती है। किसके तहत, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। और दोनों का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में, जो कि B ऑप्शन में दिया हुआ है, वाशिंगटन DC में। जेनेवा में किसका मुख्यालय है, तो WHO का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय है कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। चलिए 11 नंबर के लिए बताइए आंसर। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग। पार्श्व का मतलब होता है जिह्वा का जो किनारा होता है, दोनों किनारे पर क्या होता है, तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है जिह्वा के किनारे भाग यानी कि पार्श्व भाग में। चलिए 12 के लिए बताइए, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। और देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो एक होता है रडार और एक होता है सोनार। सोनार तो आप सभी जानते हैं, पनडुब्बी जो पानी के अंदर होता है, और रडार होता है हवा में। ठीक है, हवा में किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है। तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना ये रडार का काम है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर के लिए बताइए आंसर। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका दाब हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, घनत्व हो गया, इन सभी का प्रभाव पड़ता है ध्वनि पर। अब देखिए ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि सबसे अधिक किसमें होती है, तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, ठोस के बाद द्रव में, और द्रव से नीचे गैस में। यानी कि सबसे अधिक ठोस में, उससे नीचे द्रव और सबसे नीचे गैस में। और निर्वात में ध्वनि की चाल गमन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि को चुनिए। बताइए अदिश राशि इसमें से कौन कौन सा है।
बताइए फटाफट से इसमें से अदिश राशि कौन कौन सा है। तो अदिश राशि क्या होता है, तो जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। तो जैसे कि आपका ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा हो जाएगा, चाल हो जाएगा, और क्या होगा, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। बाकी संवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी सदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनाद किसका उदाहरण है, बताइए अनुनाद किसका उदाहरण है। तो अनुनाद जो है यह प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला, प्रणोदित दोलन का। 16 नंबर क्या है, एक जूल बराबर क्या होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, इसको कैसे निकालना है आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जूल जो होता है किसका मात्रक होता है, तो आप कहेंगे कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होता है। तो कार्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन गुना मीटर, यानी कि 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो देखिए साथियों, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें 1948 में घोषित किया गया था, और नई औद्योगिक नीति पूछे तो 1991 में। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है, नया वाला जो है 1991 में और प्रथम वाला 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। और साथियों जैसे ये क्लास खत्म होता है थोड़ी देर बाद आपको इसका PDF भी मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा, तो एप्लीकेशन पर। तो बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2040 तक। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट में आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 2040 तक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध क्या है। चलिए बताइए फटाफट से, काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध क्या है। आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसको बनवाया था किसने, तो गंग वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। लिख लीजिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, नरसिंह और वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए आगे देखिए। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये क्या कहलाता है, तो इसको रट लीजिए, अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, अपलोडिंग। आगे देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। बताइए किसके लिए आंसर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। तो साथियों सौर प्रणाली की खोज किया था कोपरनिकस ने। किसने किया था, कोपरनिकस ने। और केपलर ने क्या किया था, तो इसने ग्रहों के गति का नियम दिया था। ठीक है, ग्रहों के गति का नियम, गति का नियम किसने दिया था, तो ये केपलर ने दिया था। और सौर प्रणाली की खोज किया था कोपरनिकस ने। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था 17 परमाणु क्रमांक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो 20 परमाणु क्रमांक है, यानी कि ये तत्व कौन सा है, कैल्शियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 8 2 8 10 8 18 और 2 20, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तो पीतल निम्नलिखित में से किससे बनता है? और साथियों जितना हो सके आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को जाकर जरूर परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो पीतल जो है इसके लिए ट्रिक हमने आपको बताया था, जब भी पीतल मिले आपको याद रखना है पिताजी, पिताजी। तो पी से आपका पीतल हो गया, ता से आपका तांबा और ज से जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल बोला जाता है। जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है, जिंक यानी कि जस्ता। सिंबल क्या होता है, Zn। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? अच्छा देखिए, एक होता है भौतिक अभिक्रिया और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर एक बार अभिक्रिया हो जाता है तो वो जो चीज़ यानी वो जो वस्तु है दोबारा वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे कि कागज़ का जलना, मान लीजिए अगर कागज़ है इसको आप जला देते हैं तो बताइए क्या पुनः कागज़ बन सकता है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना, कोयला को जब जला देंगे तो दोबारा कोयला जिस प्रकार से था वो नहीं बनेगा। बाकी पानी का भाप में बदलना ये भौतिक अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि पानी जब भाप में बदलेगा फिर अगर उस भाप को ठंडा करेंगे तो क्या होता है, फिर से वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पानी का भाप में बदलना ये अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो ये आपका भौतिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे देखिए, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिए। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अच्छा, भारत में सबसे अधिक पूछे लौह अयस्क कौन सा होता है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे कि बताइए जंग का सूत्र क्या होता है, ये इस बार जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का एक शिफ्ट में पूछा गया था कि जंग का रासायनिक सूत्र बताएं, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये क्या है, जंग का रासायनिक फार्मूला है। आगे देखिए, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस से। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। आंसर क्या होगा, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला होता है। और सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण। जैंथोफिल के कारण क्या होता है, तो फल का जो पीला रंग होता है, जैसे पपीता हो जाएगा, जो पीला होता है वो जैंथोफिल के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? ये हो जाएगा विटामिन B12। साथियों, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है, तो विटामिन B12 में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप लोग लिख लीजिए साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन। आप लोग लिख लीजिए, तो विटामिन B1 का थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 का क्या होता है, आप लोग बताइए, तो विटामिन B3 का क्या होता है, नियासिन। क्या होता है, नियासिन, ठीक है। विटामिन B5 का पेंटेथेनोइक एसिड होता है। विटामिन
B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का क्या होता है, तो बायोटिन होता है। विटामिन B9 का फोलिक एसिड होता है। और विटामिन B12 का क्या होता है, तो आप कहेंगे साइनोकोबालामिन। आप लोग बताइए विटामिन B2 का क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्त कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड उपास्थि को। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। शावक का मतलब होता है बच्चा। इसका आंसर होगा नीली व्हेल। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है और सबसे बड़ा बच्चा जो है इसी का होता है नीली व्हेल का। ठीक है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में भले ही 30 क्वेश्चन है लेकिन हमने लगभग हर एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर बताया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, इसका PDF आंसर के साथ में।